बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? वो कहता है द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ट्रांसलेशनल रैंडम एंड डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी कि एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल हैं और वो मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन होता है एक लाइन के क्रॉस मूव करना, रैंडम होता है कि वो रेंडमली हर तरफ मूव कर सकते हैं। और डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि उनका कोई आर्डर नहीं होता, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। कभी वो एक डायरेक्शन में मूव करें, कभी वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करें, एक रैंडम पैटर्न है उनके मूव करने का। तो एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए वो एनर्जी जिसमें ये सारी ट्रांसलेशन रैंडम एंड डिसऑर्डर मोशन कर होता है, उन इस मोशन के साथ एसोसिएटेड जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी सच एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमारे पास जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी है, हमारे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी जितनी भी होंगी उन सब के सम जो है ना वो उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। The working substance in thermodynamic system is usual ideal गैस। यानी कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास जो मेन वर्किंग सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं या जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आइडियल गैस है। द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस आर पॉइंट पार्टिकल एंड हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड नो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि वो एक लाइन के क्रॉस मूव करके जाते हैं, कंटेनर के साथ कोलाइड करके फिर एक लाइन के क्रॉस मूव करके वापस आ जाते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस मूव इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं करते और रैंडमली ये मूव कर सकते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज गिवन एज, ये पिछले टॉपिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है फॉर 1 मोल, वो होता है एवरेज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 RT। ये तो था हमारे पास के वन मोल के लिए, 1 मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इसके अलावा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ आइडियल गैसेज, तो हमने पढ़ा था कि 1 के लिए हमारे पास ये होती है, 2 के लिए से साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n के लिए हमारे पास साथ में n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यानी कि हमारे पास n मोल ऑफ आइडियल गैस की जो है ना वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये टोटल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। वैसे तो हमारे पास सम होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का, तो आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की एवरेज ही उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। This relation shows that the internal energy is independent of pressure and volume but depend upon temperature। यानी कि इस फार्मूला के अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, nRT है, तो ना वॉल्यूम और ना प्रेशर है। तो इसका मतलब है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रही है। Therefore, it may be concluded that internal energy is a function of temperature। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि internal energy of n moles of ideal gas only depends upon temperature। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो उसके बाद हमारे पास है The internal energy of 1 mole of ideal gas is E internal is equal to 3/2 RT। यानी कि हमने यहाँ पे देखा था कि 1 मोल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 RT फॉर 1 मोल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT फॉर n मोल। तो यहाँ से हमारे पास है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ आइडियल गैस इज E इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 nRT। Similarly, average kinetic energy of 1 molecule of ideal gas is given as half mv square is equal to 3/2 kT। पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था
कि 1 मोल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो 3/2 kT होती है। इस तरीके से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अन मालिक्यूल कैपिटल N मालिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज गिवन एज 1 के लिए साथ में 1 आएगा, 2 के लिए 2 आएगा, 3 के लिए 3 आएगा, तो N के लिए साथ में N आ जाएगा, कैपिटल N। तो हमारे पास N मालिक्यूल के लिए जो हमारे पास आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम 3/2 NkT से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी यही होगा कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि आइडियल गैस के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 मालिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी 3/2 kT होगी, जो कि हमने E इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 kT लिख दिया है। और N मालिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 3/2 NkT थी, NkT था, तो इंटरनल एनर्जी इसके लिए हमारे पास 3/2 NkT हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज E इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 kT। 1 हमारे पास 1 मालिक्यूल के लिए था, इंटरनल एनर्जी ऑफ N मालिक्यूल इज E इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 NkT कि N मालिक्यूल के लिए हमारे पास 3/2 NkT इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो उसके बाद है कि परफॉर्मिंग वर्क ऑन गैस कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के जब हम इस किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हैं, आइडियल गैस जिसके अंदर आइडियल गैस मौजूद हो, तो जब हम वर्क डन करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो कंजर्वेशन लॉ जो है वो ये बताता है कि जितना हम वर्क डन करेंगे डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा ई इंटरनल, इतनी ज़्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ई इंटरनल के लिए क्या 3/2 nRT फार्मूला फॉर 1 मोल के लिए हमारे पास मौजूद है, ये 3/2 nRT। तो ये फार्मूला उठा के अगर हम ई इंटरनल की जगह पे यहाँ पुट करें तो n और r तो सेम रहता है, इनके अंदर चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब है चेंज सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आएगा, t के अंदर आएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 3/2 nr डेल्टा t। ये वो वर्क होगा इतना वर्क हम इसके ऊपर परफॉर्म करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वर्क डन का अब साइन कन्वेंशन क्या होगा, वर्क डन का हमारे पास फार्मूला जो होता था हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास वर्क इज इक्वल टू -P VF VI के बराबर होता है। तो साइन कन्वेंशन द पिस्टन मूव अपवर्ड, यानी कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है और साथ में ऊपर पिस्टन मौजूद है। अगर पिस्टन अपवर्ड मूव करता है तो ज़ाहिर बात है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यह है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कम होगा। तो इस फार्मूले के अंदर अगर आप VF की वैल्यू ज़्यादा पुट करें, VI की वैल्यू कम पुट करें, तो ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव आएगी, लेकिन साथ में इधर माइनस से मल्टीप्लाई होकर वर्क डन टोटल जो आपके पास नेगेटिव आएगा। The piston move upward when gas is allowed to expand, hence work done is negative because Vf is greater than Vi and temperature decrease, so change in internal energy is also negative। यानी कि जब हमारे पास पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो गैस एक्सपैंड होगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी के लिए जो हमारे पास साइन आता है वो नेगेटिव आता है। सिमिलरली पिस्टन मूव डाउनवर्ड व्हेन गैस इज अलाउड टू कंप्रेस, सो वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज VF इज लेस देन VI। यानी कि अब इस केस में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास एक कंटेनर मौजूद था और पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव किया, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था अब कम है, यानी कि जो हमारे पास VF होगा वो लेस होगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा। इस फार्मूले के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू कम इसकी वैल्यू ज़्यादा पुट करें तो इस टर्म का आंसर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव टर्म इस नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई होकर तो टोटल आंसर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। इस वजह से वो कहता है आपके पास जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आ जाएगा। द टेम्परेचर इंक्रीज सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी के ऊपर वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस वो होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा हमारे पास एटम होता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल मिलके मोल बनाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी गैस जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एटम हो, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल एटम, तो जिसके मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एटम हो तो उस गैस को हम मोनोटॉमिक गैस बोलते हैं। दी मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस आर molecules of monoatomic gas has only translational kinetic energy which is equal to its internal energy। यानी वो कहता है कि मोनोटॉमिक गैस या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जिनकी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन होती है तो उसके वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, यानी कि ई इंटरनल इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी, साथ में सबस्क्रिप्ट में हमारे पास टी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसके लिए हमारे पास अगर 3 डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर। तो this relation show that molecule of ideal gas move independently in 3 ways and molecule of ideal gas can take 3 independent form of energies। इसका मतलब ये है कि molecule of जो ideal gas है वो एक्सिस की तरफ मूव कर सकता है, वाई की तरफ भी मूव कर सकता है, जी की तरफ भी मूव कर सकता है। 3 इंडिपेंडेंट रास्ते हैं जिनके अक्रॉस हमारे पास molecule जो है वो मूव कर सकता है। Each independent way a molecule can move or each independent way of energy each independent way the energy a molecule can take is called degree of freedom। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब पार्टिकल हर 3 अलग अलग रास्ते के क्रॉस मूव कर सकता है तो उसका मतलब है कि उसकी हर जो हमारे पास पाथ है या हर वे है उसके अक्रॉस जो एनर्जी है वो उसकी सेम रहेगी, यानी कि जितनी इसके क्रॉस होगी उतनी ही इसके क्रॉस होगी और इतनी ही इसके क्रॉस होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्रॉस मूव करता है तो उसकी सिंगल एनर्जी होगी। अगर वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्रॉस मूव करता है तो साथ में 2 आएगा, यानी कि ये भी और ये भी। और जब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्रॉस वो मूव करता है तो साथ में 3 आएगा। Therefore molecule of ideal gas has 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ यानी कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती थी वो होती थी कि एक्चुअल जो हमारे पास एनर्जी होती थी वो होती थी हाफ के टी, लेकिन हम जो 3 लगा रहे होते हैं वो इस वजह से लगा रहे होते हैं कि ये 3 इंडिपेंडेंट पाथ के क्रॉस मूव कर सकता है। इस वजह से एक के क्रॉस मूव करे तो हम जस्ट हाफ के टी लेंगे, अगर 2 के क्रॉस मूव करे तो 2 हाफ के टी लेंगे, अगर 3 के क्रॉस मूव करे तो 3/2 के टी हम यहाँ पे इसके काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेंगे। इस वजह से द इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 के टी फॉर मोनोटॉमिक गैस, विच मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम हाफ के टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ रही होती है। तो इट इज़ कॉल्ड इक्विपार्टीशन थ्योरम एज स्टेटेड एज। इस चीज़ को हम इक्विपार्टीशन थ्योरम बोलते हैं कि जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्रॉस मूव करे तो सिंगल हाफ के टी होगा, 2 के क्रॉस मूव करे तो 2 इंटू हाफ के टी होगा, अगर 3 के क्रॉस मूव करे तो 3 इंटू हाफ के टी हमारे पास इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर देयर मोशन। यानी कि वो कहता है कि हमारा हर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस की यहाँ पे इस केस में अगर डिस्कस करें तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर मूव करें तो भी हाफ के टी होगा, वाई की तरफ मूव करें तो भी हाफ के टी, जी की तरफ मूव करें तो भी हाफ के टी। अगर हम सिर्फ एक एक्सिस के क्रॉस मूव करें तो जस्ट हाफ के टी होगा, अगर दोनों के क्रॉस मूव करें 2 डायमेंशन मोशन करें तो 2 इंटू हाफ के टी होगा, अगर तीनों डायमेंशन के अंदर मूव करें स्पेस के अंदर मूव करना शुरू करें 3 डायमेंशन में तो हमारे पास 3 इंटू हाफ के टी होगा। तो यही वो कहता है कि हर जो एक्सिस है उसके क्रॉस जो उसकी एनर्जी होगी वो हाफ के टी होगी, जिसको हम सेम एनर्जी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज E इंटरनल इज इक्वल टू 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के टी। ये हम लिख रहे होते हैं जब वो 3 डायमेंशन के अंदर मूव करता है। पर द टोटल एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, तो जब कैपिटल N लेंगे तो हम यहाँ पे इसको कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ आइडियल गैस, तो n मोल के लिए हम क्या करते होते हैं कि हमारे पास क्योंकि मोल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3 हाफ आर टी होती है उसकी, ठीक है। मॉलिक्यूल के लिए हाफ के टी होती है, मोल के लिए हाफ आर टी होती है। तो 3 हम इसके साथ इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 3 डिग्री का फ्रीडम है, और यहाँ पे n इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम सिंगल के लिए नहीं बल्कि n मोल के लिए इसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। ई इंटरनल इज इक्वल टू 3 डिग्री एन आर टी बाई 2। ये हमारे पास बनेगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए n जो मोल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास मौजूद होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का मतलब ये होता है कि ऐसी गैस जिसके एटम्स के अंदर जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम मौजूद हों, तो ऐसी गैस को हम डायटोमिक गैस बोल रहे होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस हैज़ 2 एटम्स। इट्स इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये बात है कि सिंगल मॉलिक्यूल हो तो वो ट्रांसलेशनल मोशन ज़्यादा करता होता है। अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हों तो वो रोटेट भी कर रहे होते हैं और वो साथ में एक दूसरे के लिहाज से
वो ट्रांसलेट भी कर रहे होते हैं। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट पाथ के क्रॉस मूव करना, और साथ में रोटेट भी कर रहे होते हैं, यानी कि जो उनकी रोटेशन भी हो रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है, ये दोनों के सम के बराबर होगी इसकी इंटरनल एनर्जी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा। आई इनर्शिया होता है और ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस के क्रॉस अगर हम टोटल मूव कर रहे हों तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल होगी उसके लिए तो हमारे पास आएगा हाफ एम वी एक्स स्क्र प्लस हाफ एम वी वाई स्क्र प्लस हाफ एम वी जी स्क्र। लेकिन जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास सिर्फ हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्र प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्र आएगा, जी के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास रोटेशन का मतलब ये होता है कि हमें एक फिक्स एक्सिस लेना पड़ता है, यानी कि हम यहाँ पे एक फिक्स एक्सिस है और इसके इर्द गिर्द वो क्या कर रहा होगा, रोटेट, इस तरीके से वो रोटेट कर रहा होगा। तो जिस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है उस एक्सिस के इर्द गिर्द उसका इनर्शिया जीरो होता है, ठीक है। तो इस अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि वो जी एक्सिस के क्रॉस रोटेट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसका रोटेशन इनर्शिया जी एक्सिस की तरफ जीरो होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हाफ आई जी ओमेगा जी स्क्वायर को जीरो ले रहे हैं। इस वजह से व्हेन आई इज रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल रोटेट्स अबाउट जी एक्सिस, सो आई जी इज इक्वल टू जीरो। द मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस हैज़ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ से 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चला, यहाँ पे देखा जाए जो रोटेशन सिर्फ 2 एक्सिस के क्रॉस हो रही है और ट्रांसलेशन 3 एक्सिस के क्रॉस हो रही है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 2 एक्सिस के क्रॉस रोटेशन कैसे हो रही है, यानी कि वो जो हमारे पास गैस डायटोमिक गैस होगी वो यूँ रोटेट कर रही होगी। अगर गैस इधर भी रोटेट करे और इधर भी रोटेट करे तो हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन रोटेशन जो है वो ले रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास रोटेशन में 2 और ट्रांसलेशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 5 आएगा। अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस इज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के टी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हाफ के टी होती है। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हम उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल इज, तो अगर यानी कि 1 मॉलिक्यूल है तो ये आएगी 2 है, तो साथ में 2 इंटू 5 हाफ के टी आएगा, 3 है तो 3 इंटू हाफ के टी बाई 3 2 आएगा। अगर हमारे पास n है तो n इंटू 5 n, यानी कि हमने साथ में n को मल्टीप्लाई कर दिया है, n इंटू 5 के टी बाई 2, तो n को हमने साथ में अंदर जो है वो यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर n मॉलिक्यूल मौजूद हैं तो उनके लिए जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसको हम इंटरनल एनर्जी ही बोलेंगे, वो आएगी 5 एन के टी बाई 2। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि 5 एन के टी बाई 2। 5 का मतलब ये होगा कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास जो मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ आर टी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो साथ में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, n मोल के लिए डिस्कस करें तो साथ में n आर टी बाई 2। तो ई इंटरनल एनर्जी फॉर, यानी कि सिमिलरली द टोटल एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ आइडियल गैस इज ई इंटरनल इज इक्वल टू 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम n आर टी बाई 2। तो हमने डिस्कस किया पहले मोनोटॉमिक गैस के लिए, फिर डायटोमिक गैस के लिए, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस वो गैस होती है जिसके मॉलिक्यूल जो हैं वो 3 एटम्स या 3 से ज़्यादा एटम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस सच एज CO2, यानी कि ये एग्जांपल दे रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, तो टोटल हमारे पास 3 एटम हो गए, SO2 एंड CH4। तो ये यानी कि अब यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 4, तो टोटल 5 हमारे पास एटम हो गए। तो ऐसे गैस जिसके मॉलिक्यूल के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास एटम मौजूद हों, तो ऐसे गैस को हम पॉलीएटॉमिक गैस बोलेंगे। एज 3 आर मोर एटम्स, इट्स इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रोटेट भी कर रहे होते हैं और ट्रांसलेट भी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इसकी रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों के बराबर होगी। अच्छा, जब 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास एटम मौजूद हों, तो ऐसी गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो यूँ भी रोटेट कर रहे होते हैं इस तरीके से, और साथ में इस तरीके से भी रोटेट कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी ये रोटेशन भी होती है, ये वाली भी और यहाँ पे ये वाली भी। तो टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर वो रोटेट कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें जी वाला कंपोनेंट भी आएगा।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमारे पास आएगी हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से वाई के लिए, इसी तरीके से जी के लिए, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के लिए हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जी स्क्वायर के लिए यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मौजूद है। तो हम हाफ के टी हमारे पास किसके लिए फार्मूला होता है, मोल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए होता है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, और साथ में हमारे पास क्या आएगा के टी बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3/2 के टी, 3 यहाँ पे 2 इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, 6 से जब 2 कैंसिल होता है 3 आ जाता है, तो 3 के टी हमारे पास क्या आएगा, 1 मॉलिक्यूल की जो है वो इंटरनल एनर्जी आएगी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलेंगे, जो कि इंटरनल एनर्जी के बराबर है। इसी तरीके से हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसी को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन के बराबर हमारे पास आंसर दे देगा, ठीक है। सिमिलरली टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल ऑफ आइडियल गैस इज, एन मोल की, जो एक मोल की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ आर टी। तो एन मोल के लिए हम साथ में एन आर टी बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। और जब हमारे पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद है तो साथ में 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 से कैंसिल होकर तो 3 एन आर टी हमें आंसर दे देगा कि हमारे पास पॉली एटॉमिक गैस के लिए एन मोल की जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास 3 एन आर टी हमारे पास आंसर देगा।